आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल एके क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए 25 टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि इन प्रश्नों में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है। और आज के क्लास में टोटल 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि हिंदी सब्जेक्ट का होगा और व्याकरण प्लस बुक दोनों का होगा। और यह सभी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में कितनी बार पूछा जाता है। अगर यह 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं तो इन प्रश्नों में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। यह हमारा गारंटी है, क्योंकि व्याकरण प्लस बुक दोनों का क्वेश्चन लाए हैं छांट कर यानी चुनकर। वैसे प्रश्न है जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में जाकर यह सभी क्वेश्चन लड़ता है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग फाइनली स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी विद्यार्थी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सभी विद्यार्थी इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के वीडियो हमारा पहुँचता रहे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से होते रहे। तो चलिए आज के क्वेश्चन नंबर की तरफ हम लोग चलते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि संधि के कितने भेद है। तो संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के टोटल 3 भेद होते हैं। 1 का राइट आंसर सी होगा। 3 भेद होते हैं संधि का। और आपसे पूछ देगा कि संधि के भेद के नाम लिखे, तो संधि के भेद कौन कौन से होते हैं, तो सर्व संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यह तीनों के तीनों संधि के भेद होते हैं। तो आपको भेद भी याद रखना है, क्योंकि यह क्वेश्चन से आते हैं आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। और आज के क्लास में व्याकरण प्लस बुक है, तो आप लोग बारीकी तरीके से 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरूर कर लीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि खेत किस प्रकार के शब्द है। तो खेत किस प्रकार का शब्द है, तो देशज शब्द है। 2 का राइट आंसर क्या होगा, तो बी होगा। देशज शब्द, सॉरी विदेशज नहीं, देशज शब्द है। 2 का राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो ए वाला होगा। खेत हमारा देशज शब्द होता है, क्योंकि खेत देशों का शब्द है, तो इसलिए यह देशज शब्द होगा। तो राइट आंसर हमारा ए वाला होगा, देशज शब्द है। तो इन सभी क्वेश्चन को जरूर याद रखिए। यह क्वेश्चन से आता है, विदेशज नहीं होगा, देशज होगा। राइट आंसर ए होगा 2 का। तो आपको क्या करना है, याद रखना है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर कि जिसके शेखर पर चंद्र हो उसके लिए एक शब्द है। ये जो कि आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। 2 से 3 क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछेगा। कितना, 2 से 3 क्वेश्चन पक्का आएगा। तो 2 से 3 नंबर तैयारी करना है करना है आप सभी विद्यार्थियों को। तो आज का क्लास करना होगा, क्योंकि ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं 2 से 3। तो क्वेश्चन में पूछा है कि जिसके शेखर पर चंद्र हो उसके लिए एक शब्द क्या है, तो चंद्रशेखर है। 3 का राइट आंसर बी होगा, चंद्रशेखर। आप लोग चंद्रमा शेखर पर मत टिक कर दीजिएगा, ना तो गलत हो जाएगा। तो आप लोग चंद्रमा शेखर पर नहीं टिक कीजिएगा। राइट आंसर बी होगा, चंद्रशेखर। क्या होगा, तो चंद्रशेखर। और चंद्रशेखर किसे कहा गया है, तो भगवान शिव जी को कहा गया है। तो आपको याद रखना है। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है, और यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 4 नंबर क्वेश्चन में है कि फ्रेडरिक मैक्समुलर ने किस पाठ के रचयिता किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। तो फ्रेडरिक मैक्समुलर ने किस पाठ की रचयिता किया है, तो भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक कौन है, तो फ्रेडरिक मैक्समुलर है। 4 का राइट आंसर क्या होगा, तो सी वाला होगा। भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक कौन है, तो फ्रेडरिक मैक्समुलर है। और मैक्समुलर का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। और मैक्समुलर कौन है, तो भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक है। तो आपको याद रखना है। और आपसे पूछ देगा भारत से हम क्या सीखे, यह है क्या। तो भारत से हम क्या सीखे, यह है क्या, तो यह भाषण है। क्या है, तो यह भाषण है। और किसका भाषण है, तो फ्रेडरिक मैक्समुलर का भाषण है। तो यह क्वेश्चन से आते हैं आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में। और अगला आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो क्वेश्चन यह सभी क्वेश्चन पूछते हैं। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है। और ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो एक निबंध है। क्या है, तो एक निबंध है, यानी ऐसे है। तो आपको याद रखना है। यह सभी क्वेश्चन आते हैं आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में, क्योंकि इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है। तो साथ में आप लोग जरूर याद रखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारत कहाँ बसता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का पूछेगा कि भारत कहाँ बसता है, तो भारत गाँव में बसता है। 5 का राइट आंसर बी होगा, गाँव में बसता है। आपसे पूछेगा फ्रेडरिक मैक्समुलर के अनुसार सच्चा भारत कहाँ बसता है, तो गाँव में बसता है। आपसे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे, आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए फाइनल बोर्ड परीक्षा में। और जो एक क्लासेस का विद्यार्थी है उससे सभी क्वेश्चन बनेगा, यह हमारा गारंटी है। और बहुत ही जल्द लगभग क्वेश्चन लिखा रहा है आप सभी विद्यार्थी के लिए, जो कि ऑब्जेक्टिव का
पाँच 500 का सीरीज आएगा, तो 500 ऑब्जेक्टिव का सीरीज लिखा रहा है। तो आप सभी विद्यार्थी तैयार रहिए, जो कि अप्रैल का क्या, तो अप्रैल का लास्टिंग, अप्रैल का बाद बैच आएगी तो आपको बता दिया जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि पारसियों में धर्म का क्या नाम है। तो पारसियों में धर्म का क्या नाम है, तो जरटुस्ट नाम है। 6 का राइट आंसर डी होगा, जरटुस्ट। क्या होगा, तो जरटुस्ट होगा। पारसियों में धर्म का नाम क्या है, तो जरटुस्ट है। इसलिए हमारा 6 का राइट आंसर क्या होगा, तो डी वाला होगा। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और सभी क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी है। हम बार बार क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आज के क्लास में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछने वाला है। 7 नंबर में पूछा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह किस प्रकार का निबंध है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह किस प्रकार का निबंध है, तो यह ललित निबंध है। क्या है, तो ललित निबंध है। 7 का राइट आंसर ए होगा। और आपसे सबसे पहले पूछेगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह क्या है, तो यह एक निबंध है। क्या है, निबंध है। और किस प्रकार का निबंध है, तो ललित निबंध है। तो यह क्वेश्चन से याद रखिए। और नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह किसने पूछा, तो छोटी बेटी ने पूछा। किसने पूछा, तो छोटी बेटी ने पूछा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऐसा छोटी लड़की यानी छोटी बेटी ने पूछा। और किससे पूछा, क्वेश्चन पूछेगा तो किससे पूछा, तो लेखक से पूछा। किससे पूछा, तो लेखक से पूछा कि पापा नाखून क्यों बढ़ते हैं। और नाखून को काटना किसका प्रतीक है, तो मानवता का प्रतीक है। यानी पशुता का त्याग करना और मानवता को ग्रहण करना। और जब नाखून को बढ़ाना किसका प्रतीक है, तो पशुता का। और नाखून को काट कर हटाना मानवता का। तो यह दोनों क्वेश्चन याद रखिए, पूछता है यह सभी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में, क्योंकि यह क्वेश्चन से आते हैं बार बार। तब आपको क्या करना है, सभी क्वेश्चन को बार के तरीके से पढ़कर याद रखना है। यह सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, और यह क्वेश्चन तो और इम्पोर्टेंट है, 2024 के पेपर में भी आया था यह क्वेश्चन। तो 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि दधी जी की हड्डी से क्या बनाया गया था। तो दधी जी की हड्डी यानी अस्थियों, हड्डियों का अर्थ क्या होता है, तो अस्थियों से क्या बनाया गया था, तो इंद्र भगवान का वज्र बनाया गया था। 8 का राइट आंसर सी होगा, इंद्र भगवान का वज्र बनाया गया था। किससे, तो दधी जी के अस्थियों यानी हड्डियों से बनाया गया था। तो यह क्वेश्चन से आपको याद रखना है, क्योंकि संसार की रक्षा के लिए दधी जी क्या किए, तो अपने अस्थियों को दान में दे दिए। और उससे क्या हुआ, तो इंद्र का वज्र बना। उसी से बारिश शुरू से होता है, तो आप लोग समझ सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि पहले दिन पपावती को क्या था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाला प्रश्न। तो पहले दिन पपावती को क्या था, तो पहले दिन पपावती को तेज बुखार था। क्या था, तो तेज बुखार था। 9 का राइट आंसर सी होगा, तेज बुखार। और बुखार का संबंध किससे है, तो बुखार का संबंध मेनिंजाइटिस रोग से है। तो आपको याद रखना है। और पपावती का उम्र कितना था, एक क्वेश्चन पूछता है। तो पपावती की उम्र टोटल 12 वर्ष था। तो आपको याद रखना है, क्योंकि पपावती 12 वर्ष की लड़की थी। तो आपको क्या करना है, याद रखना है। यह सभी क्वेश्चन बनते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्यय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। पक्का आता है यह क्वेश्चन सा। तो प्रत्यय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो प्रति जोड़ अय होगा। 10 का राइट आंसर बी होगा, प्रति जोड़ अय। क्या होगा, तो प्रति जोड़ अय। और आज की क्लास इंपोर्टेंट है, तो प्लीज़ सभी क्वेश्चन को जरूर पढ़िए। व्याकरण प्लस बुक दोनों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि सीता के कितने लड़के हैं। तो सीता के कितने लड़के हैं, तो सीता के टोटल 3 लड़के हैं। और सीता के सबसे बड़े लड़का का नाम क्या था, तो सबसे बड़े लड़का का नाम कैलाश था। 2024 के पेपर में क्वेश्चन पूछा था। और सबसे छोटे लड़का का नाम क्या था सीता के, तो बिज्जू था। क्या था, तो बिज्जू था सबसे छोटे लड़के का नाम। और सबसे जो माझिल था यानी बिचला था, उसका नाम क्या था, तो बिचला लड़के के नाम सीता के क्या था, तो नारायण था। क्या था, तो नारायण था सबसे माझिल लड़के का नाम। और सीता के टोटल 3 लड़के थे, कैलाश, नारायण, बिज्जू। तो आपको याद रखना है। और सीता के 3 बहुएं भी थे। तो आपको यह क्वेश्चन सा याद रखना है, क्योंकि यह क्वेश्चन सा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, यह हमारा गारंटी है। और यह सभी क्वेश्चन आता भी है। तो आपको बार के तरीके से याद रखना है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, 11 नंबर क्वेश्चन में कि सीता के कितने लड़के हैं। तो सीता के कितने लड़के हैं, तो जस्ट अभी बताए हैं। तो सीता के टोटल 3 लड़के हैं। तो 11 का राइट आंसर बी होगा, 3 लड़के हैं सीता का। तो आपको क्या करना है, याद रखना है। 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि धरती कब तक घूमेगी कि नायिका है। तो धरती कब तक घूमेगी कि नायिका कौन है, तो धरती कब तक घूमेगी कि नायिका सीता है। राइट आंसर 12 का सी होगा, सीता है। और धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक कौन है, तो सावर दहिया है। कौन है, तो सावर दहिया है।
और सीता अपने ही घर में कैसे महसूस कर रही थी? तो घुटन महसूस कर रही थी। यह क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी पूछता है कि सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस कर रही थी? तो 3 बेटों के बीच एक विधवा और बूढ़ी माँ सीता है। तीनों बेटों में उसके खाने और पीने को लेकर हो रही थी झगड़ा, इसी के कारण सीता घुटन महसूस कर रही थी। और सीता 50-50 रुपया एक उन बेटे के हमारे खर्च देने का बात सुनकर क्या हो गई? तो रोने लगी। क्या करके? तो आंचल रख के रोने लगी। तो ये से भी क्वेश्चन आते हैं आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में। तो आपको क्या करना है? एकदम कहानी की तरह समझना है और सभी क्वेश्चन को याद रखना है। क्या करना है? याद रखना है। और सीता के लड़के टोटल 3 थे। तो आपको क्या करना है? सभी क्वेश्चन समझकर याद रखना है। चलिए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 13 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया है और 13 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर देना होगा, क्योंकि यह क्वेश्चन कितनी बार हम पढ़ा चुके हैं। तो सवाल तो डैश का ही है, यानी सवाल किसका है? तो सवाल रोटी का है। राइट आंसर ए होगा 13 का। अगला नंबर क्वेश्चन है, सवाल किसका है? तो रोटी क्या है? राइट आंसर ये होगा। 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि आज्ञा का पूरा नाम क्या है? और यह क्वेश्चन आते हैं। तो आज्ञा का पूरा नाम क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद उत्सायन आज्ञा है। 14 का राइट आंसर डी होगा, सच्चिदानंद हीरानंद उत्सायन आज्ञा। और आज्ञा का जन्म कब हुआ? था 1911 ईस्वी में आज्ञा का जन्म हुआ था। आज्ञा कौन सा चैप्टर लिखा है, यानी कौन सा पाठ लिखा है? तो हिरोशिमा पाठ के लेखक कौन है? तो हिरोशिमा पाठ के लेखक आज्ञा है, यानी सच्चिदानंद हीरानंद उत्सायन आज्ञा है। और आपसे पूछेगा कि हिरोशिमा पर अमेरिका ने परमाणु बम कब गिराया? तो 6 अगस्त 1945 ईस्वी को गिराया। हिरोशिमा और नागासाकी दोनों पर गिराया। और हिरोशिमा कहाँ स्थित है? क्वेश्चन पूछता है। तो हिरोशिमा कहाँ स्थित है? तो जापान राज्य में स्थित है हिरोशिमा, यानी जापान देश में। तो आपको क्या करना है? याद रखना है। यह सभी क्वेश्चन बनते हैं आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। अगला नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर, गुणवान का शब्द में पढ़ते हैं, यानी गुणवान शब्द में क्या पढ़ते हैं? तो गुणवान शब्द में आन पढ़ते हैं। क्या होगा? तो गुण प्लस आन होगा, यानी गुणवान बनेगा। क्या बनेगा? तो गुण जोड़ वान बनेगा, यानी गुण से क्या बनेगा? तो हमारा गुण जोड़ आन बनेगा, यानी गुण आन में हमारा आन शब्द पढ़ते हैं। राइट आंसर ए होगा, आन पढ़ते हैं। आपको याद रखना है, यह सभी क्वेश्चन आते हैं। प्रत्यय शब्द के लास्ट में जुड़ते हैं और उपसर्ग क्या होते हैं? तो शब्द के फर्स्ट में जुड़ते हैं। तो आपको क्या करना है? ये सभी भी समझकर बारीकी तरीके से पढ़ लेना है, क्योंकि यह इस शब्द और प्रत्यय से पक्का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपसे पूछ देता है कि गुणवान में कौन सा उपसर्ग होगा? तो गुणवान में गुण उपसर्ग होता है। कौन सा? तो गुण उपसर्ग होता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है, तो याद रखना है। 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध है। तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? तो शहनाई से है। राइट आंसर डी होगा, शहनाई से है। और एक क्वेश्चन पूछता है कि बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या है? तो कमरुद्दीन है। और शहनाई का बुखार किसका था? तो बिस्मिल्लाह खां का शहनाई का बुखार था। और शहनाई किस पौधे से बनाया जाता है? क्वेश्चन पूछेगा कि शहनाई बना होता है यानी किस पौधे से? तो शहनाई घास नामक नरकट के पौधे। किससे? तो शहनाई घास नामक नरकट के पौधे से बनाए जाते हैं शहनाई, जो कि नरकट के पौधे से। और नरकट के पौधा घास वाला कहाँ मिलता है? तो नदी के किनारे मिलता है। तो आपको यह भी सभी क्वेश्चन याद रखना है। और बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से था। तो यह सभी क्वेश्चन आते हैं, तो जरूर इन्हें याद करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इन प्रश्नों में से बहुत सारे प्रश्न पूछा भी गया है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि मछली किस कहानीकार की रचना है? तो मछली किस कहानीकार की रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। 17 का राइट आंसर डी होगा, विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। और एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में कि पेड़ पर कैमरा। क्या पूछता है? कि पेड़ पर कैमरा, यानी पेड़ पर कैमरा किसकी रचना है? तो पेड़ पर कैमरा भी विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। और मछली लेकर कौन भागा था? तो संतू भागा था। क्यों भागा था? तो कुएं में डालने के लिए भागा था, ताकि मछली जिंदा होकर बड़ी हो पाए। और संतू नरेन आपस में क्या थे? तो भाई भाई थे। तो यह क्वेश्चन सब बनेगा। और संतू काँप रहा था, क्यों? तो संतू ठंड से काँप रहा था। किससे? तो संतू ठंड से काँप रहा था। आप लोग डर से मत टिक कर दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो संतू काँप रहा था, तो क्यों काँप रहा था? तो ठंडा के कारण काँप रहा था, यानी संतू को बहुत ठंड लग रहा था। तो आप लोग समझ गए ना हम क्या बता रहे हैं? तो यह क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर इसे रिवाइज करके याद रखिएगा। देखिए वही क्वेश्चन पूछा ना, जस्ट अभी ऊपर बताया है कि संतू नरेन आपस में कौन थे? तो संतू नरेन आपस में भाई भाई थे, भाई बहन नहीं थे। राइट आंसर ए वाला होगा। आप लोग सी वाला पर टिक मत कीजिएगा, गलत हो जाएगा। तो ए वाला राइट आंसर होगा कि संतू नरेन आपस में भाई भाई थे। और दीदी के प्रेमी का
नाम नरेन था। तो जरूर याद रखिए, यह क्वेश्चन पूछा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन 19 नंबर, बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या है? तो बिस्मिल्लाह खां का नाम असली नाम कमरुद्दीन है। तो राइट आंसर डी होगा, अमरुद्दीन या कमरुद्दीन है। तो आपको याद रखना है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि भरपेट में कौन सा समास है? तो भरपेट में हमारा अव्ययी भाव समास है। 20 का राइट आंसर ए होगा, अव्ययी भाव समास। और समास के टोटल भेद 6 होते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि मदन ने खोखा को कितने दांत तोड़ दिला? तो मदन ने खोखा को 2 दांत तोड़ दिया था। राइट आंसर बी होगा, 2 दांत तोड़ दिया था। मदन ने एक गुस्सा मारा, खोखा को 2 दांत तोड़ दिया। खोखा का दूसरा नाम कासू था। क्या था? तो खोखा का दूसरा नाम कासू था। यह क्वेश्चन से आते हैं कि खोखा का दूसरा नाम क्या था? तो कासू था। और खोखा मदन के साथ खेल में शारीरिक यानी होना चाहता था, यानी वो भी खेलना चाहता था, जो कि लड्डू के खेल में। और गांव के अगर छोकरों के साथ लड्डू को नचा रहा था तो मदन नचा रहा था। और मदन के पिता का नाम क्या था? तो गिरधर लाल था। और खोखा के पिता का नाम सेन साहब था। सेन साहब की पुत्रियाँ कितनी थी? 5 थी। सीमा, रजनी, आलो पालो, सिफाली, आरती, यह सभी थी। तो आपको याद रखना है। यह क्वेश्चन सब बनते हैं आपके एग्जामों में। 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की है। 22 का राइट आंसर बी ए वाला होगा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की है। और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो महू गाँव के मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो महू गाँव मध्य प्रदेश में हुआ था बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म, जो कि 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। और श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है। श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है? तो निबंध है। और आपसे पूछेगा कि भीमराव अम्बेडकर के रचनात्मक या परिणात्मक व्यक्ति कितने थे? तो टोटल 3 थे। कौन कौन से? तो ज्योतिबा फुले, भगवान बुद्ध, यह तीनों व्यक्ति थे। तो आपको याद रखना है, यह क्वेश्चन से आते हैं। और कबीर भी थे। तो यह क्वेश्चन से पूछेगा, यह हमारा गारंटी है, क्योंकि यह सभी क्वेश्चन आते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि खोखा का दूसरा नाम क्या है? जस्ट अभी बताए हैं। तो खोखा का दूसरा नाम कासू है। राइट आंसर सी होगा, 23 का कासू है। अगला नंबर क्वेश्चन है 24 नंबर, परिमाण क्या है? परिमाणवाचक विशेषण का यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग इसे सुधार लीजिएगा। इसे यहाँ पे होगा क्या? परिमाण। क्या होगा? तो परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण क्या है? तो परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण हमारा होता है थोड़ा सा। 24 का राइट आंसर बी होगा, परिमाणवाचक का उदाहरण थोड़ा सा होता है। आप लोग उसे सुधार लीजिएगा। 24 नंबर वाले के क्या होगा? तो परिमाणवाचक का विशेषण का उदाहरण क्या है? तो थोड़ा सा। तो इन्हें जरूर समझ कर याद रखिए। 25 नंबर क्वेश्चन है कि गंगा कौन सी संज्ञा है? तो गंगा कौन सी संज्ञा है? तो सबसे पहले समूहवाचक संज्ञा क्या होता है? तो वैसे संज्ञा जिससे किसी खास समूह का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यह, वह, तुम, यह सभी क्या है? तो यह सभी हमारा समूह है। और भाववाचक संज्ञा क्या होता है? तो वैसी संज्ञा जिससे किसी भाव के होने का, प्रकट का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का गोरा है, गाय काली है, तुम नटखट हो, तुम मोटा हो, तुम पतला हो, तुम दुबला हो, तुम अच्छे हो, तुम बुरे हो, तुम खराब हो, यह सभी के सभी क्या होता है? तो यह सभी के सभी भाववाचक संज्ञा में आता है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? तो वैसी संज्ञा जिससे किसी खास व्यक्ति का बोध हो या व्यक्ति का नाम को बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, श्याम, पटना, सोहन, मोहन, गीता, रीता, यह सभी, गंगा, यह सभी क्या है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है? तो वैसी संज्ञा जिसे नापा या तौला जा सकता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यही होता है, जैसे पानी हो गया, तेल हो गया, ऑयल हो गया, यही सब हो गया, दूध हो गया, चीनी हो गया, गेहूँ हो गया, आटा हो गया, चावल हो गया, यह सभी के सभी द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं। तो यही होता है हमारा संज्ञा। और जातिवाचक एक संज्ञा होता है। संज्ञा के टोटल भेद 5 होते हैं। जातिवाचक भी संज्ञा, वैसी संज्ञा जिससे पूरे जाति भर का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आज आप लोग 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि 25 का राइट आंसर क्या होगा। हम सभी संज्ञा आपको हम बारीकी तरीके से पढ़ा दिए। तो आपको क्या करना है, संज्ञा यह 25 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाय।